हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं पहले साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो जैसा कि जो है वॉइस से संबंधित सारी क्लासेस आपके बीच हो चुकी थी, वॉइस और ट्रांसलेट खत्म हो चुका था। आज एक नया टॉपिक रहेगा, प्रीपोजिशन, यानी कहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आज उसी पर बात की जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस लगातार हो रहे हैं उनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन कहते किसे हैं और कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होता है। तो आज सिर्फ उसी पर बात की जाएगी। तो चलिए लिखो प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है, जिसकी हिंदी होती है संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। तो लिखो प्रीपोजिशन, PREPOSITION। प्रीपोजिशन ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है। पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे 8 होते हैं, आर्टिकल को लेकर 9, उसमें एक ये पार्ट ऑफ स्पीच भी होता है, जिसकी हिंदी होती है समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। तो लिख लो, इसकी हिंदी होती है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, उसे घुमा दो इधर, ये इधर वाला जहाँ गोल लिखा है जो आप कर दो, नीचे वाला। हाँ बस इधर करो आप, बस। समुच्चय बोधक, इसे हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक, इसका 2 नाम है, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, कुछ भी मिल सकता है। तो देखो क्या लिखा है, प्रीपोजिशन यानी प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है, नाम सुने होंगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, यानी स्थान। तो पोजीशन मतलब स्थान, और प्री मतलब पहले। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हो कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इतना लिखो, फिर लिखो आते हैं। संबोधन बोधक दोनों क्या संबंध लिखा है, संबंध बोधक लिखो जल्दी। नहीं लिखो, फिर बैठेंगे। लिखा है, इसकी भी डिफिनेशन लिखो, इतना लिखो, फिर लिखवाएं। हटाए से नीचे लिख दिया, तो फिर ऐसे द वर्ड दैट, द वर्ड दैट, क्या लिखना है, द वर्ड यानी वह शब्द, दैट जो क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य में अन्य सेंटेंस या अन्य वाक्य से करता है या अन्य शब्द से करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो लिखो द वर्ड दैट, बैठो का देखिए जाओ, द वर्ड दैट यूज्ड बिफोर नाउन आर pronoun. The word that used before noun or pronoun to show the relation the word वह शब्द that जो word used होता है before पहले noun और pronoun संज्ञा और सर्वनाम के to show the relation और जो है संबंध दर्शाता है
टू शो द रिलेशन एन अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड। गुरुजी जी क्या लिखे हो? कहाँ पे? बिफोर के बताओ। बिफोर नाउन आर प्रोनाउन टू शो द रिलेशन अनदर वर्ड लिखा है, ध्यान रखना। ये इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो द वर्ड दैट यूज्ड बिफोर नाउन आर प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विथ अनदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो इसकी हिंदी होगी कि वह शब्द जो प्रयोग होता है बिफोर पहले नाउन और प्रोनाउन के, यानी वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य में किसी अन्य वर्ड से या अन्य शब्द से करता है, उसे हम प्रीपोजिशन या संबंध बोधक कहते हैं। लिखो लिखो तो इसकी हिंदी लिखवाएंगे। दा क्या बदली कहाँ पे? प्रोनाउन टू रिलेशन RELATION लिखा भैया। आओ कुर्सी रखिएगा। हाँ जाओ आपसे आगे, यहाँ आगे रखिए। कितना देर तुम लोग को लिखने पड़ेगा, बोलते हैं वैसे भी तुम खुद लिखो। प्रीपोजिशन यानी पहले प्रयोग होता है, किससे? नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है। अब एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब करेंगे भविष्य में तो वहां पर क्वेश्चन आ सकता है ऐसे करके। देखो इधर प्रीपोजिशन आर यूज्ड, ठीक है, नाउन, और उसमें ऑप्शन आएगा बिफोर नाउन और प्रोनाउन, आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो वहां पर आपको क्या करना है? बिफोर नाउन और प्रोनाउन पर टिक करना है, क्योंकि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य में अन्य नाउन या प्रोनाउन या अन्य वर्ड से करता है, उसे हम संबंध बोधक या समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इसकी हिंदी लिखा है, लिख लो हिंदी। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्द से करता है, अन्य शब्द से करता है। या ले सकते हो आप नाउन और प्रोनाउन से भी करता है, ठीक है, अन्य शब्द से करता है, उसे संबंध बोधक या प्रीपोजिशन या समुच्चय बोधक कहते हैं। संबंध बोधक कहते हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य में किसी अन्य शब्द से करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं या संबंध बोधक कहते हैं। हाँ जल्दी लिखो। इंग्लिश हटा दें। जैसे वाक्य लिख लो, एग्जाम्पल
द फ्लावर was kept in the table गुरुजी क्या रखा रखा है। है ये फल रखना। तो द फ्लावर was kept in the table, तो इसमें इन होगा कि आन होगा, ये बताओ। ऑन द टेबल होगा, ऊपर रखा है। तो ये जो आन है ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो द फ्लावर यानी फूल रखा है वाज द केप्ट ऊपर, ऑन द टेबल टेबल के ऊपर। तो ऊपर ये संबंध बताता है, ऑन मतलब ऊपर रखा है। ये नाउन प्रोनाउन फ्लावर्स यानी फूल, इसका संबंध इससे बताता है कि मेज पर रखा है, यानी वाक्य में किसी अन्य शब्द से बताता है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन ऑन। ठीक है, लिखो इसे। फिर लिखाएंगे ऑन का प्रयोग। आपके परीक्षा में डिफिनेशन लिखने को नहीं आएगा, ना कोई एग्जांपल लिखने का आएगा, सिर्फ आपको समझना। बाकी आएगा वो प्रीपोजिशन का प्रयोग। जैसे यहाँ पर लिखे थे द फ्लावर वाज केप्ट इन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑफ द टेबल, अबव द टेबल। उसमें आपको सही करना, कौन ऑप्शन सही होगा। तो आपको सिर्फ इससे मतलब। अब हम बताएंगे, अब हम पहले बताएंगे कि ऑन का प्रयोग कहाँ पर होगा, किन चीज के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, बिटवीन का, अबव का, ठीक है, इन का, एट का, इससे प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है पूरी चीजें बताएंगे। तो हटाएं, चलो लिखो यूज ऑफ ऑन। अब देखो ऑन, जल्दी लिखो। देखो भैया इधर इसका प्रयोग हम पर या ऊपर के अर्थ में करते हैं, ऊपर या ऊपर, कभी कभी पर, कभी कभी ऊपर। और आन का प्रयोग जब होगा जब कोई भी वस्तु किसी को स्पर्श करेगी, जब वो स्पर्श करेगी तब आन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अभी वाक्य था कि फूल जो है मेज पर रखा है, तो कैसे रखा है, उसको मेज को स्पर्श कर रहा, नहीं छू रहा, स्पर्श करना तो छूना। तो आन का प्रयोग जब किया जाएगा जब हिंदी में उसका अर्थ मिलेगा ऊपर या पर, और वो किसी को स्पर्श करेगा, किसी भी चीज को, यदि छू रहा हो। तो लिख लो छूने या स्पर्श करने के अर्थ में आन का प्रयोग करते हैं। पहला लिखो, अब इसमें कई कंडीशन है। हाँ, स्पर्श करने के लिए आन का प्रयोग करते हैं। जल्दी लिखो। जैसे वाक्य लिखा है, एक एग्जाम्पल आपको हिंदी में बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल जैसे लिखा है, सेब मेज पर रखा है, सेब मेज पर रखा है, सेब मेज पर रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा, सेब जो है मेज को स्पर्श कर रहा है। अरे भाई अगर हम मेज पर सेब को रखेंगे, मान लो हमारी मेज हुई हाथ, ये हमारा मेज है और ये हमारा सेब है, तो जब हम इस मेज पर सेब को रख रहे हैं तो स्पर्श नहीं कर रहा है, इसको ये छू रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पर आन क्या प्रयोग होगा। तो द एप्पल is kept on the table। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग कि सेब मेज पर रखा है, द एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल। अब दूसरी कंडीशन है कि ऑन का प्रयोग और कहाँ कहाँ पर होता है, यानी ऑन का प्रयोग और कहाँ कहाँ पर होता है। तो ये पहला था, अब दूसरा लिखो, इसमें से हटाएं।
बनवाए। तो स्पर्श करने के अर्थ में आन का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा लिखो। दूसरा लिखो। दूसरा लिखो समय बताने के लिए। समय बताने के लिए, समय बताने के लिए आन का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज देखो, अभी तक आप ऊपर या पर के अर्थ में आन का प्रयोग किए, अब यहाँ पर आपको आन का प्रयोग को या के अर्थ में करेंगे। तो यहाँ लिख लो, क्या करते, को का अर्थ प्रकट करता है। अब देखो यही आन, स्पेलिंग यही सेम चीज। अभी तक आप इसका अर्थ पर या ऊपर पढ़ते थे, लेकिन अब इसका अर्थ आप को पढ़ेंगे। जैसे वाक्य है, एक वाक्य देखो, मैं सोमवार को जाऊंगा। मैं सोमवार को जाऊंगा। क्या है, मैं सोमवार को जाऊंगा। तो यहाँ पर ये को जो है इसका मीनिंग होगा आन, और यहाँ पर समय नहीं, मैं सोमवार को, समय का बोध हो रहा है। तो आई, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आई विल गो ऑन मंडे, यानी मैं सोमवार को जाऊंगा। तो आई विल गो ऑन मंडे, यानी आन, यानी मैं सोमवार, आन का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, को। और अभी तक क्या था आन का अर्थ, पर या ऊपर। तो अगर कहीं पर कोई चीज आसपास करती हुई मिलेगी तो वहां पर आन का प्रयोग करेंगे, और उस आन का अर्थ होगा पर या ऊपर। लेकिन अगर कहीं पर समय बताता हुआ है कोई वाक्य, तो वहां पर आप आन को जो प्रयोग करेंगे उसका अर्थ को या के होगा। एक वाक्य और कोई लिख लो, जैसे लिख लो, मैं मंगलवार को लखनऊ जा रहा था। मैं मंगलवार को लखनऊ जा रहा था। अब इस प्रकार के जब वाक्य आ जाएंगे तो वहां पर आपको आन का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर समय बोध हो रहा है कि मैं मंगलवार को लखनऊ जा रहा था। तो आई कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आई वाज गोइंग टू लखनऊ ऑन ट्यूसडे। अच्छा, एक चीज आप लोग देखे होंगे, आन कहते हैं ऑन ड्यूटी वो खत्म हो गए। कोई मान लो कहीं बोलचाल में बोले ऑन ड्यूटी वो मर गए, ऑन स्पॉट मर गए। ऑन ड्यूटी या ऑन स्पॉट, एक्सीडेंट हुआ ऑन स्पॉट वो मर गए, या ऑन ड्यूटी वो खत्म हो गए, या ऑन ड्यूटी पर उस समय, मतलब ड्यूटी पर वो है। क्या है, ड्यूटी पर वो है, ठीक है वहां पर। लेकिन वहां स्पर्श नहीं कर रहा है कोई चीज कि ड्यूटी उनको स्पर्श कर रही है, लेकिन वहां भी पर का अर्थ यही होता है। हाँ, तो टेस्ट तो वही लगेगा ना। यहाँ तो हमें को का अर्थ देना कि को के लिए आन का प्रयोग करा, टेस्ट थोड़ी ना बदल जाएगी। टेंस तो ये राष्ट्र में वर्ब के साथ जा रहा जा रही है, तो ये पर वाद लगेगा। आप पढ़ के आ रहे हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, लिखे से। अब और आन का प्रयोग बस दो चीज के लिए होता है। अब इसके बाद हम निकालेंगे इन का प्रयोग। आन का प्रयोग समझे कहाँ कहाँ होता है, जी सर। चलो अब लिखो ओवर। इनके प्रयोग लिखा है ओवर। देखो ओवर का जो प्रयोग करते हैं, इसका ओवर का, इसका मतलब भी स्पर्श करना होता है। इनका नहीं, पहले ओवर पढ़ लो, इनका ओवर पहले पढ़ लेना। ओवर देखो, ओवर, ओवर का प्रयोग लिखो जब
लिखा है? बोला करो कोई वस्तु स्पर्श करती हुई है स्पर्श करती हुई या ना स्पर्श करती हुई हो या ना स्पर्श हो, उसके लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जब कोई वस्तु स्पर्श करती हुई हो या स्पर्श ना करे तो वहां पर ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे भी लिखेंगे तो बता रहा हूं। गुरुजी ये तो झिलमिलाए जाती है। क्या ये हिल रहा ना बोर्ड सीधे लिखे। लिखे जी यहाँ भी पर का ही अर्थ होगा, ध्यान रखना। यहाँ भी पर या ऊपर का अर्थ होगा। अच्छा ये समझ नहीं पाया मैंने क्या कहानी लिखा ना, नहीं समझ पाया। जैसे जब कोई वस्तु स्पर्श करती हुई हो या ना स्पर्श हो तो वहां पर ओवर का प्रयोग। जैसे अब कहा जाए तारे मेरे ऊपर टिमटिमाते हैं, तो क्या तारे हमको स्पर्श करते हैं? नो। ना, तो वहां पर ओवर का प्रयोग होगा। अब जैसे मान लो पंखा मेरे ऊपर चल रहा है, तो पंखा क्या है? हमको स्पर्श नहीं कर रहा है लेकिन मेरे ऊपर चल रहा है। तो जब ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे तो आपको ओवर करना है। लेकिन चिड़िया पेड़ पर है तो क्या है? चिड़िया पेड़ को स्पर्श कर रही है, तो वहां पर आन का प्रयोग होगा कि द बर्ड्स ऑन द ट्री। लेकिन पंखा मेरे ऊपर है तो वहां पर ओवर का प्रयोग होगा। तो लिखो एक बार कहीं लिख लो पहला कि मेरे पंखा मेरे ऊपर चल रहा है, ऐसा लिखो। पंखा पंखा के ऊपर में चल रहा है। मेरे ऊपर चल रहा है। पंखा मेरे ऊपर चल रहा है तो कैसे बनाएंगे? द फैन इज ब्लोइंग। अरे ब्लो मतलब बहना या चलना, आईएनजी फॉर्म। देखो ये गोइंग वाला चलना नहीं रहा, आप लोग गोइंग वाला चलना करेंगे। देखो गोइंग चलना मतलब आप चलना है उसके लिए को, और ये जो हवा दे रहा है वो अपने स्थान पर ही चल रहा है, तो यहाँ पर ब्लो होगा। बहना मतलब बह रहा है, ब्लो मतलब खिलना, बहना या चलना, ठीक है। गुरुजी जैसे मलेरिया जाए तो द फैन इज ब्लोइंग ऑन ओवर ओवर माई हेड। मेरे सिर के ऊपर से। हाँ मेरे सिर पर कर दो, ये मेरे ऊपर ऑन माई, मेरे सिर पर चल रहा है, मेरे सिर के ऊपर लिख लो तो समझ में आएगा बढ़िया से बनेगा। पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है तो द फैन इज ब्लोइंग ओवर माई हेड है। तो देखो यहाँ भी पर का ही अर्थ दिया, ऊपर या पर का, और आन भी ऊपर या पर का अर्थ देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्पर्श करेगी तो आन, स्पर्श ना करेगी तो ओवर का प्रयोग करेंगे। देखो क्या हवा जा रहा है। से अब ओवर के बाद लिखो एबव। एबव का अर्थ भी ऊपर के लिए होता है या पर के लिए। आओ तो लगा जाए चलो एबव लिखो। एबव, एबव का अर्थ भी ऊपर के लिए या पर के लिए होता है, ठीक है। गुरुजी कौन के लिए होता है? बता रहे हैं एबव का प्रयोग लिखो। एबव का प्रयोग लेबल, यानी अस्तर, लेबल को हिंदी में अस्तर बोलते हैं, अस्तर बताने के लिए करते हैं। अस्तर बताने के लिए और पर या ऊपर के लिए करते हैं, और पर के अर्थ में करते हैं।
तो पहला एबव का प्रयोग लेबल या स्तर को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। एबव का प्रयोग लेबल या स्तर को बताने के लिए करते हैं। जैसे वो आगे लिखा है, मान लो कि यमुना अपने स्तर से ऊपर बह रही है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना यमुना नदी के यमुना। यमुना नदी अपने के सड़क पर बह रही है। सरजू लिखे यमुना लिखे हुए हैं, सरजू लिखे स्तर से ऊपर बह रही है। तो बना इसका ट्रांसलेट, बना सुनो। यमुना क्या होगा? यमुना बोलो। यमुना इज फ्लो में बहना, तो आईएनजी फॉर्म के भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो फ्लोइंग यानी यमुना बह रही है। फिर कहा? स्तर से हाँ, तो एवं एबव अपने स्तर से, इट्स नॉर्मल लेवल, तो सामान्य स्तर से ऊपर बह रही है। अरे तो है अपने स्तर, मतलब समान स्तर नहीं हो, अपना स्तर। इट्स मतलब इट्स लेवल कर दो, नॉर्मल हटा दो, और क्या इट्स लेवल। अब बताओ इट्स क्यों हुआ अपने के लिए? क्योंकि यमुना को इंग्लिश निर्जीव मानता है। अगर अभी यही होता कि रामू या रमेश, महेश, सुरेश, तभी जो होता वह होता अपने के लिए देयर, लेकिन निर्जीव के लिए इट्स लिखाए थे ना, कि निर्जीव के लिए इट्स का प्रयोग। तो यमुना इज फ्लोइंग अबव इट्स लेवल, यानी यमुना अपने स्तर से ऊपर बह रही है। लिखो जल्दी। एक बार को लिखा दें। चलो, चिड़िया पतंग से भी ऊपर उड़ रही है। अब ये बनाओ, चिड़िया पतंग से भी ऊपर या पतंग से भी ऊंची उड़ रही है, यानी स्तर है, पतंग से भी ऊपर या ऊंची उड़ रही है। बनाओ जल्दी से। बैठ खा, जल्दी बनाओ। पतंग से भी ऊपर उड़ रही है। अब चिड़िया पतंग से ऊपर उड़ रही है, पतंग से ऊंची, ऐसा लिखो सही से, पतंग से भी ऊंची, ऐसे काट कर ऊपर लिखो। दोनों आ सकते, दोनों का मतलब एक ही होगा कि पतंग से ऊपर चाहे पतंग से भी ऊंची उड़ रही है। तो बनाओ, कैसे बनाएंगे? चिड़िया यानी द बर्ड फ्लाइंग above the kite in the sky में कहाँ आकाश है? in the sky लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो। तीनों का मतलब देखो ऊपर ही होगा या ऊपर। अब तक जो पढ़े इन, एबव, ऑन, एबव और क्या पढ़े? बताओ क्या क्या पढ़ा है अभी तक? ये नहीं पता है, तुम बताओ अभी तक क्या क्या पढ़े? ऑन, ओवर, एबव, याद नहीं है? ओवर, ऑन, एबव तीनों का अर्थ पर या ऊपर होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पर होता है समझ गया आज ना? हटाएं।
स्टार बनाकर लिख लो इसे। आम तौर पर संख्याओं के लिए आमतौर पर संख्या, जल्दी लिखो इसे। क्या हो? आमतौर पर संख्याओं के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं, ना कि एबव। ये लिख लो स्टार बनाकर। ना कि एबव। लिखो इसे जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल को लिखो इसका। लगाओ। कोई एग्जाम्पल इसका ढूंढो, बढ़िया से देखो। एग्जाम्पल लिखो पहला। मुझे एक रात में 80 से अधिक ईमेल प्राप्त होते हैं। अब इधर देखो, यहाँ भी लेबल यानी स्तर से ऊपर है कि मुझे एक दिन में 80 से अधिक यानी 80 से लेबल बता रहा है, लेकिन यहाँ पर एबव का प्रयोग, यहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। ये अपवाद ध्यान रखना, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, कुछ लोग एबव भी लगा देंगे कि यहाँ पर भी तो लेबल या स्तर से ऊपर बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो तो रहा है, लेकिन अगर संख्या दी जाएगी तब वहाँ आपको एबव लगाना, ना कि ओवर लगाना, ना कि एबव लगाना। 30-40 तो आई गेट यानी मुझे प्राप्त होते हैं। आई गेट ओवर 80 ईमेल। आई गेट ओवर 80 ईमेल इन 1 नाइट। तो आई गेट ओवर 80 ईमेल इन 1 नाइट यानी मुझे एक रात में 80 से अधिक ईमेल प्राप्त होते हैं। लेवल से ऊपर की बात हो रही है। हाँ, अब पढ़ाना है बिटवीन और एमंग। दो कितना मिनट हुआ? प्राप्त हुआ फिर सिर्फ 34। तो फिर बिटवीन और कितना कितना बचा? बिटवीन बचा, एमंग बचा। दोनों का प्रयोग बीच में के लिए करते हैं। कल पढ़ाएं फिर। और अभी ऑन है, सॉरी इन है, आयट है, बिटवीन है और एमंग है और बिलो है। ये कुछ प्रिपरेशन और बचे हैं। तो चलिए बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु पर पहली बार आए हैं या चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस लगातार हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। और अगर कोई भी डाउट आपके अंदर क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। धन्यवाद।